हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल वेस्ट स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी जिसमें कुछ राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को मैंने कवर करवाया है और बाकी जो बची हुई सभ्यता वो इस वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे गणेश्वर सभ्यता को। गणेश्वर सभ्यता में क्या है कि गणेश्वर सभ्यता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस व्हाइट बोर्ड के माध्यम से कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा हमारा कि गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है। तो जिले से संबंध पूछा जाए तो किस जिले में? तुम्हारा सीकर में। कौन से में? सीकर जिले में। ध्यान रखना इस चीज को कि गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है, यानी सीकर जिले में है। और अगर नदी के बारे में बात करें कि ये किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट नदियां चलती हैं इसमें कि कौन सी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताता जाऊंगा कि गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। अब देखो, इसकी खोज के बारे में बात करते हैं। चलो, खोज कब हुई थी और किसने की थी और इसका उत्खनन कार्य कब हुआ था? तो देखो, खोज की थी इनकी सन 1972 ईस्वी में। कब की थी? सन 1972 ईस्वी में। किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने। रतन चंद्र अग्रवाल ने। ध्यान रखना इस चीज को, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि किसी जितनी भी सभ्यता क्वेश्चन पेपर में आती है तो वो खोज को लेकर के या फिर उसकी नदी को लेकर के या स्थान को लेकर के पूछी जाती है या उनके साक्ष्यों को लेकर के पूछी जाती है और कुछ नहीं पूछा जाता इनमें से, बाकी यही पूछा जाता है। और वो मैं आपको यहाँ पे पूरा क्रम वाइज कंप्लीट करवाता हुआ जा रहा हूं। तो देखो, इसकी खोज हुई थी सन 1972 ईस्वी में। किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने। किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इसका उत्खनन के बारे में बात करें। उत्खनन मतलब खुदाई का कार्य। इसका जो खुदाई का कार्य हुआ था सन 1977 ईस्वी को। कब हुआ था? सन 1977 ईस्वी को। ध्यान रखना। और इसके जो उत्खनन का जो कार्य किया था रतन चंद्र अग्रवाल ने। और दूसरे थे तुम्हारे कौन? डॉक्टर विजय कुमार। कौन थे? डॉक्टर विजय कुमार। ध्यान रखना इस चीज को लेके। खोज तो दोनों मतलब खोज और उत्खनन का कार्य रतन चंद्र अग्रवाल ने दोनों में शामिल था, लेकिन उत्खनन के कार्य में नया कौन आया था? डॉक्टर विजय कुमार। ध्यान रखना इस चीज को लेके कि उत्खनन के कार्य में दो व्यक्ति थे और खोज सिर्फ रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। और इसकी खोज हुई थी सन 1972 में, उत्खनन हुआ था सन 1971 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर? यहां तक। और इसके उपनाम के बारे में बात करते हैं, गणेश्वर सभ्यता के उपनाम के बारे में। तो उपनाम देखो, इसे बोला जाता है, सबसे पहले बोलते हैं पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता। क्या बोलते हैं? पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता। ठीक है, पहला पॉइंट आपका ये हो गया। इनके उपनाम है, ये गणेश्वर सभ्यता के उपनाम है। ये पहला है तुम्हारा पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता, दूसरा है तुम्हारा ताम्रयुगीन सभ्यता। तीसरा है तुम्हारा, एक चीज और ध्यान रखना कि गणेश्वर जो स्थान है ना, इसको एक नाम से और जानते हैं। किस नाम से? पुरातत्व का पुष्कर। किस नाम से जानते हैं? पुरातत्व का पुष्कर। इसको याद कर लेना, ध्यान रखना। और ये जितने भी उपनाम है सब याद करना। इसके बाद चलते हैं आगे की ओर। देखो, इसको एक नाम से और जानते हैं, इससे जो गणेश्वर सभ्यता है इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। किसको कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। किसको कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। और वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां से सर्वाधिक मात्रा में तांबे के औजार प्राप्त हुए थे। यहां से सर्वाधिक मात्रा में क्या हुआ था? तांबे के औजार प्राप्त हुए थे। ध्यान रखना इस चीज को।
अब एक चीज मैं बताऊं आपको कि इसमें जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका जो वहां जो तांबा पहुंचता था वो कहां से जाता था, गणेश्वर सभ्यता से। माना जाता है कि हड़प्पा कालीन जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो तांबे का व्यापार कहां से करते थे, गणेश्वर सभ्यता से करते थे। ध्यान रखना इस चीज को। अब देखो, अब इसके साक्ष्यों के बारे में बात करें कि यहां से क्या क्या चीजें मिली हैं, क्या क्या किस किस चीज का यहां से मतलब हमारे सामने क्या क्या चीजें यहां से आई हुई हैं। तो देखो, सबसे पहले यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट एक ही क्वेश्चन बनता है ज्यादातर है कि मछली पकड़ने का कांटा हमें कौन सी सभ्यता से मिलता है, मछली पकड़ने का कांटा। तो ध्यान रखना इस चीज को कि गणेश्वर सभ्यता से आपको मछली पकड़ने का कांटा मिलता है। और ये किस धातु का बना होता था, तांबे धातु का बना होता था। ठीक है। दूसरा आता है तुम्हारा बाण, ठीक है। और अगला तीर, कुल्हाड़ी, ये किस धातु के बने होते थे, तांबे धातु के बने होते थे। और एक चीज और मिले यहां से, आभूषण। क्या मिले, आभूषण। क्लियर यहां तक, कोई प्रॉब्लम? चलो अब देखो यहां से आगे चलते हैं। अब देखो यहां इसी जिले में एक और सभ्यता है, ये आपकी यहां तक क्लियर हो चुकी है। यहां से क्वेश्चन उठेगा, बाकी इसमें से कहीं से क्वेश्चन नहीं उठता है। अब यहां पे सीकर जिले में एक और सभ्यता थी तुम्हारी, कौन सी, गुरारा सभ्यता। इसको ध्यान रखना, इसमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं बस, और वो मैं आपको बताने वाला हूं। गुरारा सभ्यता, जो गुरारा सभ्यता में 2 चीजें बनेंगी। एक तो इसका स्थान पूछा जाएगा, तो आपको पता है कि गुरारा सभ्यता सीकर जिले में है। किसमें, सीकर में है। और इसका जो संबंध है, इसकी जो खोज किसने की थी, सन 1973 ईस्वी में, 53 में, सॉरी, सन 1953 ईस्वी में किसने की थी, हन्ना रेड्डी ने। किसने की थी, हन्ना रेड्डी ने। ध्यान रखना इसको, हन्ना रेड्डी ने की थी। और यहां से जो साक्ष्य मिला है ना, वो इंपॉर्टेंट है इसमें। यहां से पंचमार्ग सिक्कों का साक्ष्य मिला है। किसका, 2744। कितने सिक्के मिले थे यहां से, 2744। पंचमार्ग मतलब होता है सबसे प्राचीनतम सिक्के। ध्यान रखना, पंचमार्ग सिक्के वो सबसे प्राचीनतम सिक्के हैं, पंचमार्ग सिक्के मिले हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। यहां से बस इतने क्वेश्चन बनेंगे इस सभ्यता से, और बाकी कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखो, गुरारा सभ्यता सीकर जिले में खोज की थी 1953 ईस्वी में हन्ना रेड्डी ने। और इसका यहां से जो साक्ष्य मिला है वो 2744 पंचमार्ग सिक्के मिले हैं। यहां तक क्लियर? चलो इसको एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं, उसके बाद अगली सभ्यता पे चलेंगे अपन। देखो, गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के सीकर जिले में है। और इसका ये जो सभ्यता है वो कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसकी खोज की थी सन 1972 ईस्वी में। किसने की थी, रतन चंद्र अग्रवाल ने। और ध्यान रखना, 1972 ईस्वी में तो इसकी खोज हुई थी, और 1977 ईस्वी में इसका क्या हुआ था, उत्खनन का कार्य हुआ था, यानी खुदाई हुई थी। और इसकी खुदाई किसने की थी, रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब इनके उपनाम के बारे में बात कर ले। उपनाम के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसको एक नाम से जानते हैं, पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता। किस नाम से जानते हैं, पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता। ध्यान रखना। दूसरा है तुम्हारा ताम्रयुगीन सभ्यता। तीसरा है तुम्हारा पुरातत्व का पुष्कर। यहां तक क्लियर? देखो, अब मोस्ट क्वेश्चन ये तुम्हारा इसमें ये जरूर है कि इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है। तो आपको क्या करना है, गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यहां तक क्लियर? अब इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी क्यों कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में तांबे की धातु पाई गई है या तांबे के औजार पाए गए, इसीलिए इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। माना जाता है कि हड़प्पाकालीन लोग इस सभ्यता से तांबे का आयात करते थे, यानी व्यापार करते थे। और यहां से जो साक्ष्य मिले हैं वो कितने मिले हैं, मछली पकड़ने का कांटा, बाण, तीर, कुल्हाड़ी, ये किस धातु के बने होते थे, तांबे धातु के बने होते थे, और आभूषण। ठीक है, अब ध्यान रखना एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो कोई भी वस्तु बनी होती थी तो उनमें जो तांबे का प्रतिशत होता था, उनमें कितना प्रतिशत होता था, 99% होता था। कितना होता था, 99% तांबा होता था। जैसे कोई भी चीज बना रहे अपन वहां के लोग, तो उसमें 99% तांबा होता था, बाकी 1% कोई अदर धातु होती थी। ठीक है, अब इसके बाद आता है गुरारा सभ्यता पे। गुरारा सभ्यता का संबंध सीकर जिले से है, और इसकी खोज की थी सन 1953 इसमें हन्ना रेड्डी ने। और यहां से जो साक्ष्य मिलते हैं वो 2744 पंचमार्ग सिक्कों का साक्ष्य मिलता है, यानी कि 2744
पंचमार्क सिक्के मिलते हैं। किस सभ्यता से? गुरारा सभ्यता से। किस जिले में? सीकर जिले में। यहां तक क्लियर? चलो अब आगे की सभ्यता पर चलते हैं। अब चलते हैं विराट सभ्यता की ओर। ठीक है, विराट सभ्यता अगर इसको हम बेसिक से भी पढ़ेंगे तो इसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे कवर करेंगे। तो इसका जो संबंध है वो हमारा किस जिले से है? राजस्थान के किस जिले से है? तो जयपुर जिले से है। किस जिले से है? जयपुर जिले से है। ये जयपुर से कितने किलोमीटर दूर है? लगभग 85 किलोमीटर दूर है। जयपुर से कितने किलोमीटर दूर है? 85 किलोमीटर दूर है। ये ध्यान रखना इस चीज को कि जयपुर से 85 किलोमीटर बेराट नामक स्थान पर है ये सभ्यता। कौन सी? बेराट सभ्यता। ठीक है, ध्यान रखना, लेकिन है जयपुर में ही। और जिले की बात पूछे कि बेराट सभ्यता का संबंध किस जिले से? तो जयपुर जिले से है। ओके, ध्यान रखना। अब देखिए, अगर नदी के बारे में बात करें, नदी के बारे में अगर हम बात करें तो ये नदी कौन सी, किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? बाढ़ गंगा नदी के किनारे विकसित हुई थी। बाढ़ गंगा। एक चीज और ध्यान रखो कि बाढ़ गंगा को एक उपनाम से और जानते हैं, अर्जुन की गंगा। किस नाम से जानते हैं? अर्जुन की गंगा। ध्यान रखना इस चीज को, अर्जुन की गंगा। यहां तक क्लियर? अब देखो, प्राचीन ग्रंथों में बेराट सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है इसको? विराट नगर के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? विराट नगर के नाम से। जो किस क्षेत्र की राजधानी हुआ करता था? विराट नगर। जो किस क्षेत्र की राजधानी हुआ करता था? किसकी राजधानी हुआ करता था ये हुआ करता था मत्स्य प्रदेश की। किसकी? मत्स्य प्रदेश की राजधानी हुआ करता था ये। मत्स्य प्रदेश की राजधानी हुआ करता था। ठीक है, यहां तक क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर इसके बारे में बात करें, देखो इससे अगेन से देख लो इसको कि इसका संबंध जयपुर जिले से है। और ये नदी के बारे में बात करें तो बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई थी ये, और इसका उपनाम है, बाणगंगा नदी का उपनाम है अर्जुन की गंगा। इसको प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा जाता था? विराटनगर। और ये किसकी राजधानी हुआ करता था? मत्स्य प्रदेश की राजधानी हुआ करता था। यहां तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम? चलो आगे चलते हैं। अब देखो, यहां से 1837 ईस्वी में एक शिलालेख खोजा गया था। क्या खोजा गया था? शिलालेख। एक अभिलेख खोजा गया था जिसका नाम था, क्या नाम था? भाब्रू शिलालेख। क्या नाम था? भाब्रू शिलालेख। ध्यान रखना, अब अगर मैं आपको इसमें से क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा, देखो भाब्रू शिलालेख का संबंध किस सभ्यता से है, या भाब्रू शिलालेख किस सभ्यता से खोजा गया था? तो ये खोजा गया तुम्हारा विराट सभ्यता से। कौन सी से? विराट सभ्यता से। क्लियर यहां तक? और इसकी जो लिपि हुआ करती थी, चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। ये अशोक के शासनकाल में लिखा गया था। किसके में? अशोक के शासनकाल में। ठीक है, अशोक के शासनकाल में लिखा गया था। ठीक है, और इसकी जो लिपि हुआ करती थी, लिपि कौन सी थी इसकी? ब्राह्मी लिपि थी। किस लिपि में लिखा गया है ये? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, यहां तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम? चलो आगे चलते हैं। इस अभिलेख में बौद्ध धर्म संघ का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में बुद्ध धम्म और संघ, इन तीनों का उल्लेख मिलता है, जो किस धर्म से संबंधित है? बुद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब देखिए, इसको अब प्रेजेंट में कहां पर रखा गया है? कोलकाता संग्रहालय में इसको रखा गया है। कोलकाता संग्रहालय में इसको रखा गया है। ओके, यहां तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम? चलो आगे चलते हैं। अब देखो, यहां से कुछ चीजें मिली है। सॉरी, यहां से इसकी खोज के बारे में बात करते हैं अपन कि खोज कब हुई थी और किसने की थी इसकी खोज के बारे में बात करते हैं। तो इसकी खोज हुई थी सन 1936 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1936 ईस्वी को। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ओके, क्लियर? ध्यान रखना, इसकी खोज को लेके पूछा जाता है कि विराट सभ्यता की खोज किसने की थी, वो कब की थी? तो 1936 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। अब इसके उत्खनन की बात करें,
इसके उत्खनन की बात करें तो 1962-63 में की बात करें तो इसके उत्खनन का जो कार्य किया था नील रत्न बनर्जी ने। नील रत्न बनर्जी। और दूसरे थे कैलाश नाथ दीक्षित। ठीक है, ये दो थे। इनका जो उत्खनन का कार्य किया था वो इन्होंने किया था। और ये कब किया था? 1962-63 में। कब किया था? सन 1962-63 में। उत्खनन का कार्य कब किया था? सन 1962-63 ईस्वी में। कब किया था? सन 1962-63 ईस्वी में। यहां तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम? एक बार फिर से देख लीजिए कि देखो विराट सभ्यता है वो जयपुर जिले में है। जयपुर से लगभग 85 किलोमीटर दूर है। ये बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसका उपनाम क्या है बाणगंगा नदी का? अर्जुन की गंगा भी कहते हैं इसको। इसे प्राचीन ग्रंथों में विराटनगर के नाम से जाना जाता है। किसको? विराट सभ्यता को। और इसकी राजधानी, ये किसकी राजधानी हुआ करती थी? मत्स्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। क्या? विराटनगर। क्या? विराटनगर। यहां तक क्लियर? अब देखो यहां से 1837 में एक अभिलेख खोजा गया था। वो कौन सा अभिलेख था? भाब्रू शिलालेख था, जो किसके शासनकाल का था? अशोक के शासनकाल का था। और किस लिपि में लिखा गया था? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। और इसमें जो उल्लेख मिलता है वो किसका मिलता है? बौद्ध धम्म संघ का। किसका? बौद्ध धम्म संघ का। ठीक है, यहां तक ध्यान रखना। और यह प्रोजेक्ट कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। यहां तक क्लियर? अब इसकी खोज को लेकर बात करें तो इसकी खोज की थी सन 1936 ईस्वी में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और उत्खनन के बारे में अगर बात करें तो उत्खनन का जो कार्य किया था वो दो बिंदुओं ने किया था। नंबर 1 किया था नील रतन बनर्जी ने, और नंबर 2 दूसरा था कौन? कैलाश नाथ दीक्षित। यहां तक क्लियर? एक चीज और है इसमें, इसका जो ये जो अभिलेख है ना भाब्रू शिलालेख, इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझसे छूट गया होता। इसकी जो खोज की थी वो की थी कैप्टन बर्ट ने। किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने। किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने। ये ध्यान रखना, इसकी जो खोज की थी वो कैप्टन बर्ट ने की थी। किसकी? भाब्रू शिलालेख की। कब की थी? 1837 ईस्वी में। ध्यान रखना, अशोक के शासनकाल का अभिलेख है, लिपि ब्राह्मी है, बुद्ध दर्शन का उल्लेख मिलता है और कोलकाता संग्रहालय में रखा हुआ है अब भी। यहां तक क्लियर? चलो अब आगे चलते हैं। इसी सभ्यता को थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो यहां से अब क्या होता है? बैराट सभ्यता से 36 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कितनी? 36 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिन्हें किस नाम से जानते हैं? नहीं सॉरी, 36 मुद्राएं टोटल बैराट सभ्यता से कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? 36 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। और 8 जो मुद्राएं थी वो कौन सी थी? पंचमार्ग थी। पंचमार्ग मतलब होता है कि प्राचीन मुद्राएं थी जो किसके शासनकाल की थी? अशोक के शासनकाल की थी। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब देखो जो 28 मुद्राएं मिली हैं वो मिले तो है इंडो ग्रीक। ठीक है, यहां तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम? चलो आगे चलते हैं। इस सभ्यता को मतलब ये जो सभ्यता है वो मौर्यकालीन सभ्यताओं का प्रमुख केंद्र है। ये जो सभ्यता है मौर्यकालीन सभ्यताओं का प्रमुख केंद्र है। क्या? बैराट। क्या रहा है? बैराट। बैराट मौर्यकालीन सभ्यताओं का प्रमुख केंद्र रहा है, ये ध्यान रखना। और ध्यान रखना विराटनगर जो सभ्यता है वहां से हमें महाभारत काल और बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। ध्यान रखना इस चीज को कि ये जो सभ्यता है यहां से महाभारत काल के और बौद्ध संस्कृति के अवशेष भी मिलते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, यहां से एक बुद्ध की प्रतिमा भी मिली है। ठीक है,
यहां तक क्लियर। यानी बुद्ध की प्रतिमा किस सभ्यता से मिली है, तो आपको क्या करना है, बैराट सभ्यता से मिली है। यहां तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम। चलिए एक चीज और देखते हैं। देखो हर्षवर्धन के समय में यहाँ पे एक चीनी यात्री आया था, उसका नाम था हैंसांग। एक यहां पे बता देता हूं मैं इसको। हर्षवर्धन के समय में यहां पर एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम क्या था, हैंसांग था। ठीक है, इसका नाम था हैंसांग। ठीक है, इसने यहाँ पे क्या किया, इसकी एक पुस्तक थी, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं हैंसांग के बारे में। इसकी पुस्तक थी, कौन सी थी इसकी, सीयू की। इसकी पुस्तक का नाम क्या है, सीयू की। ठीक है, और इसमें इस पुस्तक में किस वंश का उल्लेख मिलता है, पुष्यभूति वंश का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है, पुष्यभूति वंश का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखना इस चीज को, पुष्यभूति वंश का उल्लेख मिलता है। और देखो इसको इसके उपनाम है, हैंसांग के जो उपनाम है, इनको किस नाम से जानता है, यानी तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, या फिर बोला जाता है इसको बोला जाता है नीति का पंडित। किस नाम से जाना जाता है, नीति के पंडित के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके 3 नाम है। पहला है तुम्हारा नीति का पंडित, ये ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी इनके उपनाम भी पूछ लिए जाते हैं। नंबर 2 शाक्य मुनि। नंबर 3 तीर्थ यात्रियों का राजकुमार। क्लियर यहां तक, कोई प्रॉब्लम। ये हो चुकी है तुम्हारी बैराट सभ्यता। और यहां से एक चीज और मिली है, यहां से मृदभांड भी मिले हैं। यहां से मृदभांड भी मिले हैं जिन पर कई तरह के चित्र अलंकृत हुआ करते थे। क्लियर यहां से, ओके। एक बार और देख लो कि यहां से बैराट सभ्यता से 36 मुद्राएं प्राप्त हुई, जिनमें से 8 मुद्राएं थी पंचमर जो अशोक के शासनकाल की थी, और बाकी जो 28 मुद्रा थी वो इंडो ग्रीक मतलब मुद्राएं थी, जो यूनानी शासकों की मुद्राएं थी। किसकी थी, यूनानी शासकों की। ठीक है, ओके। अब देखिए मौर्यकालीन सभ्यता को, जो मौर्यकालीन सभ्यता थी उसका जो प्रमुख केंद्र था वो कौन सा था, बैराट था। और जहां से महाभारत काल के और बौद्ध संस्कृति के भी अवशेष मिलते हैं, किससे, बैराट की सभ्यता से। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब बुद्ध की प्रतिमा की मूर्ति मिली है, कहां से, यहीं से, बैराट सभ्यता से। और यहां से मृदभांड भी मिले हैं जिस पर कई प्रकार के चित्र अलंकृत हुआ करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और है कि हर्षवर्धन के शासन काल में यहाँ पे एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था हैंसांग। इसकी पुस्तक का नाम था सीयू की, और इस पुस्तक में जो वर्णन मिलता है वो पुष्यभूति वंश का मिलता है। और इसका जो हैंसांग था ना, हैंसांग के जो उपनाम है उनको याद करो, नीति का पंडित, शाक्य मुनि और तीर्थ यात्रियों का राजकुमार के नाम से जाना जाता है। और एक चीज ध्यान रखो इसमें, इसका जो पतन हुआ था इस सभ्यता का, वो हुआ था हूणों के आक्रमण के कारण। किसी कारण, हूणों के आक्रमण के कारण। पतन लिख देता हूं मैं इसका, पतन हुआ था इसका हूणों के आक्रमण के कारण। ओके, ठीक है, यहां तक डन। तो चलते हैं आगे की सभ्यता की ओर। ये आपकी सभ्यता कंप्लीट हो चुकी है, बैराट सभ्यता। अब आगे वाली सभ्यता को अपन कवर करेंगे। अब बात करते हैं बांगुर सभ्यता की। तो बांगुर सभ्यता के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इसमें से कुछ नहीं आएगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको कवर करवाने वाला हूं। अगर जिले से संबंधित पूछा जाए कि ये किस जिले से संबंध है, तो ये इसका संबंध आएगा भीलवाड़ा से। किससे, भीलवाड़ा से। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को कि बांगुर सभ्यता का संबंध भीलवाड़ा जिले से है। और नदी की बात करें तो ये किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई थी। यहां तक क्लियर। अगर इसकी खोज और उत्खनन की बात करें इसकी, तो इसका जो उत्खनन का कार्य किया था वो किसने किया था, वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। सन 1967 से कब तक हुआ था, 1971 तक हुआ था। और किसने किया था, वीरेंद्रनाथ मिश्र ने किया था। किसने किया था,
वीरेंद्रनाथ मिश्र ने किया था। ध्यान रखना इस चीज को। अगर इसके उत्खनन की एग्जैक्ट डेट पूछी जाए खोज की तो 1967 पे क्लिक करना है, मतलब राइट करना है, बाकी 1971 पे नहीं करना है। बाकी इसका जो खुदाई का कार्य चला था 1967 से लेकर के 1971 के मध्य, किसका? बांगुर सभ्यता का। ध्यान रखना इस चीज को। अब देखिए यहां से क्या क्या मिलता है साक्ष्यों के बारे में अगर हम बोले तो यहां से पशुपालन के, सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं किस सभ्यता से? बांगुर की सभ्यता से, पशुपालन के साक्ष्य। दूसरी चीज है यहां से जली हुई हड्डियां भी मिली है। क्या मिला है? जली हुई हड्डियां भी मिली हैं। ठीक है। और तीसरी चीज है यहां पे 5 नरकंकाल भी मिले हैं। एक चीज ध्यान रखना, इसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये बन सकता है कि यानी हड़प्पा कालीन जो पत्थर के औजार थे वो किस सभ्यता से मिले हैं? पाषाण कालीन पत्थरों के औजार किस सभ्यता से मिलते हैं? तो वो बांगुर सभ्यता से मिलते हैं। पाषाण कालीन पत्थरों के औजार, किसके औजार? पत्थरों के औजार किससे मिलते हैं? इसी सभ्यता से मिलते हैं, बांगुर सभ्यता से। ध्यान रखना। ठीक है। यहां से विशाल भंडार मिला है पत्थरों के औजार का, किससे? बांगुर सभ्यता से। यहां तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम? बस यहां से क्वेश्चन उठेंगे तो इसी जगह में से उठेंगे कि बांगुर सभ्यता राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है और यह कोटारी नदी के किनारे विकसित हुई थी और इसकी जो उत्खनन का कार्य हुआ था 1967 से 71 के बीच में हुआ था और किसने किया था? वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। यहां तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है। अब देखो साक्ष्यों के बारे में बात करते हैं। यहां से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। और जली हुई हड्डियां भी मिलती है यहां से। ठीक है। और यहां से मिलते हैं 5 नरकंकाल। अगर क्वेश्चन बनता है कि 5 नरकंकालों का जो साक्ष्य मिलता है वो किस सभ्यता से मिलता है, तो ये मिलता है तुम्हारी बांगुर की सभ्यता से। और पाषाण कालीन पत्थरों का जो विशाल भंडार मिला है वो कहां से मिला है? तुम्हारा बांगुर की सभ्यता से। यहां तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम? इसे आदिम संस्कृति का प्रमुख केंद्र भी कहा जाता है बांगुर की सभ्यता को। क्या कहा जाता है? आदिम संस्कृति का प्रमुख केंद्र भी कहा जाता है। किसको? बांगुर सभ्यता को। ध्यान रखना इस चीज को। क्वेश्चन बनता है कि आदिम संस्कृति का प्रमुख केंद्र किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बांगुर सभ्यता को। यहां तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम? बाकी है यहीं से क्वेश्चन बनेंगे इस सभ्यता से, और कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है। इसको कवर कर लेना। अब चलते हैं बालाथल सभ्यता की ओर। तो देखो बालाथल सभ्यता का जो संबंध है वो किससे है? उदयपुर जिले से है। ध्यान रखना इस चीज को कि बालाथल सभ्यता किस जिले में विकसित हुई? उदयपुर में। और इसके बारे में थोड़ी सी और बात करें कि इसका जो उत्खनन का कार्य किया था किसने किया था? सब 1993 ईस्वी में 1993 ईस्वी में किसने किया था? वीरेंद्रनाथ मिश्र ने किया था। किसने किया था? वीरेंद्रनाथ मिश्र ने किया था। ध्यान रखना इस चीज को। और देखो यहां से जो साक्ष्य मिलते हैं ना वो यहां से बस यही क्वेश्चन उठेंगे, बाकी कुछ भी नहीं उठेगा। यहां से जो साक्ष्य मिलते हैं ना वहां से यहां से मिलते हैं कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं और तुम्हारे मछली पकड़ने के साक्ष्य मिलते हैं। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट है यहां से 11 कमरों वाले भवन का साक्ष्य भी मिला है। ध्यान रखना। ठीक है। क्लियर? यहां तक देखो यहां से कई प्रकार के औजार भी मिले हैं जो किस चीज के बने होते थे? तांबे के बने होते थे। और तांबे के सिक्के भी मिले हैं। तांबे के औजार और सिक्के भी मिले हैं। और जो सिक्कों पर किस चीज के चित्र अंकित होते थे? सिक्कों पर एक चीज थी कि एक तो तुम्हारे हाथी का चित्र अंकित होता था। कौन सभ्यता के समय? बालाथल सभ्यता में जो सिक्के मिले थे वो किस धातु के बने होते थे? तांबे धातु के बने होते थे। और उन पर जो चित्र अंकित होता था वो किसका? हाथी का। और एक होता था तुम्हारा
चंद्रमा का, किसका? चंद्रमा का चित्र अंकित होता था। यहां तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब देखो इस सभ्यता में, बालातल सभ्यता में क्वेश्चन बस यहीं से बनेगा और बाकी कहीं से क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखो एक बार फिर से देख लीजिए कि बालातल सभ्यता का संबंध उदयपुर जिले से है। 1993 ईस्वी में वीरेंद्रनाथ मिश्र ने इसका उत्खनन का कार्य किया था। किसने किया था? वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। वीरेंद्रनाथ मिश्र ने 1993 ईस्वी में इसका उत्खनन का कार्य किया था और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ने के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ से 11 कमरों का एक भवन भी मिलता है। ध्यान रखना इस चीज को कि 11 कमरों वाला एक भवन का भी यहाँ पे साक्ष्य मिला है। और यहाँ से तांबे के औजार और सिक्के भी मिले हैं और सिक्कों पर जो चित्र अंकित होते थे वो किनके होते थे? हाथी के और चंद्रमा के, इन दोनों के चित्र अंकित होते थे, ठीक है। बाकी इस सभ्यता में से यहीं से क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो बाकी आगे की सभ्यता देखते हैं। अब चलते हैं नगर टोंक सभ्यता की ओर। तो देखिए इस सभ्यता को खेड़ा सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खेड़ा सभ्यता भी कहा जाता है। ध्यान रखना, खेड़ा सभ्यता। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि खेड़ा सभ्यता के मतलब खेड़ा सभ्यता के नाम से किस सभ्यता को जानता है? तो नगर टोंक को, ठीक है। अब देखिए यहां से यहाँ की खुदाई में 6000 तांबे के सिक्के मिले हैं। किसके? तांबे के सिक्के मिले हैं। किससे? नगर टोंक से। वो किस कहां के थे? मालव जनपद के थे, मालव प्रदेश के थे, ठीक है। और ये जो सिक्के मिले हैं वो किस मालव शासकों के मिलते हैं? मालव प्रदेश के शासकों के मिलते हैं। ध्यान रखना ये किस धातु के थे? तांबे के थे और वो कहां से मिले हैं? नगर टोंक से मिले, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है तुम्हारा कि महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति कहां से मिली है? ये मिलती है तुम्हारी नगर टोंक से, नगर नैनवा टोंक से मिलती है, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। और इसमें एक चीज और मिलती है, ये जो महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति थी वो किस चीज की बनी थी? सिलेटी पत्थर की बनी थी। किसकी बनी थी? सिलेटी पत्थर की बनी हुई थी, ठीक है। ध्यान रखना। अब देखो यहां से एक गणपति की मूर्ति मिलती है। किसकी? गणपति की मूर्ति मिलती है और किसका? दुर्गा का अंकन भी मिलता है, दुर्गा मां का अंकन भी मिलता है। ध्यान रखना इस चीज को। बाकी यही है, यहीं से क्वेश्चन उठेंगे और कहीं से क्वेश्चन नहीं उठेंगे इसमें से। ये ध्यान रखना कि इस सभ्यता को खेड़ा सभ्यता भी कहा जाता है। और यहाँ की खुदाई में 6000 सिक्के भी, तांबे के सिक्के पाए गए जो किसके थे? मालव प्रदेश के शासकों के सिक्के थे। और ये मालव प्रदेश का प्रमुख केंद्र भी रहा है। मालव प्रदेश का प्रमुख केंद्र भी रहा है क्या? नगर टोंक। मालव प्रदेश का प्रमुख केंद्र भी रहा है। कौन? नगर नैनवा टोंक। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। क्लियर यहां तक? एक बार फिर से देख लीजिए, नगर टोंक यानी ये जो सभ्यता है इसको खेड़ा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ की जो खुदाई में 6000 तांबे के सिक्के पाए गए जो कहां के थे? मालव प्रदेश के शासकों के थे। मालव प्रदेश के जो मालव प्रदेश था उसका जो प्रमुख केंद्र था वो कौन था? नगर नैनवा टोंक। महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति कहां से मिलती है? नगर नैनवा टोंक से। और ये किस चीज की बनी हुई थी? सिलेटी पत्थर की। और यहाँ पे गणपति की मूर्ति मिलती है और एक मिलता है दुर्गा मां का अंकन भी मिलता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ से इस सभ्यता से यहीं से क्वेश्चन आएंगे। अब चलते हैं रेड टॉप की ओर। देखो इसको एक नाम से जानते हैं रेड टॉप को, कि इसे भारत का टाटा नगर के नाम से जानते हैं। भारत का टाटा नगर, इसे किस नाम से जानते हैं? टाटा नगर, ठीक है। इसको किस नाम से जानते हैं? टाटा नगर के नाम से, भारत का टाटा नगर, ठीक है। भारत का टाटा नगर, ठीक है। ओके, क्लियर यहां तक? अब देखो यहां से जो साक्ष्य मिले हैं, जो क्वेश्चन उठ सकते हैं वही मैं करवा रहा हूं, जल्दी में क्लियर करवा देता हूं कि देखो यहां से साक्ष्य होते हैं तो यहां से मिला है टूटे प्याले का साक्ष्य, ठीक है। कांच, तांबा एवं सोने के आभूषणों के साक्ष्य भी मिले यहां से। क्लियर यहां तक? कोई प्रॉब्लम? और एक चीज ध्यान रखना कि यहां से प्राचीन घरों से अनाज के पाए जाने का साक्ष्य मिला है। क्लियर यहां तक? ओके, यहां तक हो गया। देखो एक बार देख लो,
रेड टोंक। टोंक तो आप जानती हो कि टोंक कहाँ है, टोंक में ही है, राजस्थान में। तो इसे भारत का टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक क्लियर। और इसके साक्ष्यों के बारे में बात करें तो टूटे प्याले के साक्ष्य मिले हैं, कांच तांबे और सोने के आभूषणों के साक्ष्य मिले हैं। और दूसरी बात होती है कि घरों से अनाज के भी साक्ष्य मिले हैं। यहां तक क्लियर। बाकी चलते नेक्स्ट सभ्यता की ओर। देखो तिलवाड़ा सभ्यता की ओर चलते हैं। तिलवाड़ा सभ्यता में क्या है कि तिलवाड़ा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाड़मेर जिले में। ठीक है। और ये जो किस नदी के किनारे विकसित हुआ था? लूनी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुआ था? लूनी नदी के किनारे विकसित हुआ था। ठीक है। अब यहां से जो साक्ष्य मिले हैं, खोज की इसकी वीएन मिश्र ने की थी। किसने? वीएन मिश्र ने, वीरेंद्रनाथ मिश्र ने की थी इसकी खोज। और इसकी खोज की थी वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। तो इसमें जो साक्ष्य मिले थे, तो साक्ष्य क्या मिले थे? कांच की चूड़ियों के अवशेष, कांच की चूड़ियों के अवशेष और लोहे के अवशेष, लोहे के अवशेष और एक अग्निकुंड का अवशेष मिला है। क्लियर यहां तक? कोई प्रॉब्लम? मोस्ट है वही मैं करवा रहा हूं। बाकी तो आप कवर देखते चलना कि तिलवाड़ा सभ्यता राजस्थान के बाड़मेर जिले में है और लूनी नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसकी खोज की थी वीएन मिश्र ने, यानी कि वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। और साक्ष्य मिला है यहां से कांच की चूड़ियां, लोहे के अवशेष और एक अग्निकुंड का अवशेष मिला है। यहां तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम? चलो दोस्तों, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता कवर हो चुकी है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आई, अगर अच्छे से समझ आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। और जहां तक होगा ना, जहां तक मैं आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा और शॉर्टली समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे क्या कि आपके दिमाग में फीड हो जाए। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दो यार। और अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक तो बनता है यार, और शेयर भी कर दो ताकि आपके दोस्त भी मेरी वीडियो का फायदा ले सकें। थैंक यू।